अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, कभी ओपन बैलेट तो कभी वीडियो स्कैंडल का मामला। सेनेट इलेक्शंस जूं करीब आ रहे हैं, सियासी मौसम तब्दील हो रहा है। 2 दहाइयों तक जिन अराकीन ने इंसाफ के लिए तहरीक चलाई, उन्हें कानून साजी में भुला दिया जाए और पैसे वालों को सेनेट के टिकट दे दिए जाएं। वो जिन्हें माजी में डाकू कहा उनसे हाथ मिला लिया जाए। मुकामी वर्कर्स से राय लिए बगैर उन्हें मनपसंद लोगों को वोट डालने का कहा जाए। वो जो यू टर्न लेने वालों को बड़ा लीडर समझे, जो 90 दिन का कहकर 2.5 साल में भी तब्दीली ना ला पाए, जिसकी जमात का नाम तो तहरीक इंसाफ हो, लेकिन उस जमात में इंसाफ के लिए आवाजें उठें। तो ये है मेरे कप्तान, ये है उनकी पार्टी और इसमें लड़ाई हो रही है। सेनेट के टिकट का हकदार कौन है, इसके लिए इंतहाई तजुर्बाकार पार्लिमानी बोर्ड बनाया गया, जहां ये तजुर्बाकार लोग उन लोगों को टिकट के लिए चुन लें जिनका पार्टी और सियासत में कोई तजुर्बा ही ना हो। जब सेनेट की टिकटें तकसीम करते करते पार्टी तकसीम हो जाए, तो नाज़रीन, ये है मेरे कप्तान, ये है उनकी पार्टी और उसमें लड़ाई हो रही है। बलूचिस्तान से पहले अब्दुल कादिर नामी एक सरमायाकार को टिकट दिया गया, जिसे पीटीआई वाले जानते तक नहीं थे। यह फैसला खुद पार्टी रहनुमाओं के लिए सरप्राइज बन जाए और बलूचिस्तान में अराकीन की पार्टी छोड़ने की धमकी के बाद इस फैसले को वापस लेना पड़ जाए। तो ये है मेरे कप्तान, ये है उनकी पार्टी और इसमें लड़ाई हो रही है। पंजाब में वजीर आला के खिलाफ एमपीएस करप्शन के इल्जामात लगाएं, अहलियत पर आवाजें उठें। पहले ख्वाजा दाऊद सिलमानी और फिर खुरम लगारी अपने कई साथियों समेत पार्टी को अलविदा कहने का ऐलान करे, लेकिन उस्मान बुज़दार को कोई फर्क ना पड़े। तो नाज़रीन, ये है मेरे कप्तान, ये है उनकी पार्टी और उसमें लड़ाई हो रही है। फैसल सलीम को खैबर पख्तूनख्वा से टिकट देने का फैसला किया, जिनके खिलाफ मुबैना तौर पर जाली सिगरेट साजी की इंक्वायरी हुकूमती इदारे कर रहे हों। हुकूमत में रहते हुए भी तहकीकात के बगैर ऐसे लोगों को सिलेक्ट किया जाए और कारकुन मुंह देखते रह जाएं। तो ये है मेरे कप्तान, ये है उनकी पार्टी और इसमें लड़ाई हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा में नजीउल्लाह खटक के नाम पर एतराज हो, वो फैसल वाडा जो दोहरी शहरियत को छुपाने पर नाअहली से 2-4 हो सकते हैं, उन्हें और सैफुल्लाह अबड़ो दोनों को सिंध में वोट देने पर पार्टी में फूट पड़ जाए। तो ये है मेरे कप्तान, ये है उनकी पार्टी और उसमें लड़ाई हो रही है। मुंतखब नुमाइंदों के बजाय काबीना को गैर मुंतखब अराकीन से भर लिया गया। जब कानून आड़े आया तो उन्हें सेंटर्स बनाने का रास्ता अपनाया गया। बाबर अवान और शहजाद अकबर इस दौड़ में पीछे रहे। वजीर खजाना अब्दुल हफीज शेख को टिकट तो मिल जाए, पर वोट देने वाले कई सवाल उठा दें। तो नाज़रीन, ये है मेरे कप्तान, ये है उनकी पार्टी और उसमें लड़ाई हो रही है। नाज़रीन, इस लड़ाई की वजूहात क्या है और जहां पे शफाफियत की बात की जाती है, तो सेनेट के टिकट देने के हवाले से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ये कैसी शफाफियत है, इसी के हवाले से मजीद बात करेंगे। और इसके साथ साथ यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को सपोर्ट करने का फैसला किया गया नून लीग की जानिब से। माजी के अगर झरोकों से कुछ यादें ताज़ा करें तो जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की नाअहलियत के ऊपर लड़ा करते थे, आज 2 जिस्म एक जान किस तरह हो गए, कुछ इस पर भी बात करेंगे। अपने मेहमानों का इंट्रोडक्शन कराता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सदाकत अली अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद है। मुस्लिम लीग नून से अज़मा बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शैला रजा साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं। सदाकत साहब, सबसे पहले जरा आपके पास आना चाहूंगा, ये बताइएगा कि ये कैसी पार्टी हो रही है कि सेनेट के इलेक्शंस के हवाले से आप लोग एक जगह कहते हैं कि ओपन बैलेट होना चाहिए, लेकिन जिस तरह टिकट बांटे गए हैं और उसके बाद पार्टी के अंदर जो कुछ हो रहा है, सर ये शफाफियत थी क्या? मंसूर साहब, बहुत शुक्रिया। आपने हमारी पार्टी की बात की, तो हमारी पार्टी इंशाअल्लाह पाकिस्तान में हर अगले इवेंट पे शफाफियत की तरफ मुल्क के निज़ाम को लेके जा रही है। आपने टिकट की बात की, तो पंजाब में टिकट आपको गिना देता हूँ। सैफुल्लाह नियाजी जो पार्टी के पहले दिन से हमारे कारकुन हैं और खान साहब के साथ पहले दिन से चल रहे हैं, उनको टिकट मिला। एजाज चौधरी साहब को टिकट मिला, ओन अब्बास को टिकट मिला। इसी तरह बाकी पता नहीं आपको कहाँ पे कोई एतराज़ है, और अगर कहीं एतराज़ होता है, कारकुन एतराज़ करते हैं, तो पार्टी का टिकट तब्दील भी हुए। लिहाजा मेरा नहीं ख्याल कि जितना आपने कोई नक्शा खींचा इतनी को ख़तरनाक सूरत हाल है। बहुत ही अच्छे साइंस हैं और जहाँ कहीं कारकुनों का कोई चूँकि हक उनको है, ये ख़ानदानों की पार्टियाँ नहीं हैं, बड़े भाई छोटे भाई अब्बू अम्मी मामू भांजे भतीजे नहीं है। एक डेमोक्रेटिक पार्टी है जिसमें ये जो आप लड़ाइयाँ कह रहे हैं, ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। और ये आपको और मुझे आदत नहीं है, बिकॉज हमने तो सिर्फ देखा है एक भुट्टो ख़ानदान, एक शरीफ ख़ानदान,
और उनके ही बच्चे आगे सबको चलाते हैं, तो वो वहां किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। पीटीआई एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन है, इसमें ग्रुप्स होते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, एक दूसरे की मुखालफत होती है। तो आप और मैं, मेरा ख्याल है, अपने आप को इस जमहूरी अंदाज से आप हमें आदी हो जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान बदल चुका है। फैसल वाडा साहब को इसीलिए टिकट दिया गया था। फैसल वाडा पीटीआई का एक नजरियाती कारकुन है। हो सकता है पार्टी में अंदर तंजीमी तौर पे इख्तलाफात होते हैं, अब आपको एतराज हो सकता है, लेकिन हम समझते हैं, हमारी पार्टी समझती है, हमारा कायद समझता है किसको कहाँ खिलाना है। We, the office bearers of the three regions of Sindh, are extremely disappointed with the entire process of selection of party candidates in Sindh. In this regard, we want the nominations of our proposed nominee should be allowed. Please facilitate so that we can submit his nomination papers. In this context, we would propose the name of this person when you meet us in person. Governor Sindh को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अपने लोगों ने वोट ये खत लिखा है, मेरे ख्याल में आप तक भी पहुंच चुका होगा। एक शख्स फैसल वाडा साहब जो इस वक्त कौमी असेंबली के मेंबर हैं, ऐसी क्या जरूरत महसूस हो गई कि उनको सेनेट का टिकट देना बहुत लाजमी था? क्या इसकी ये वजह है कि दोहरी शहरियत का जो केस चल रहा है उसके अंदर फैसल वाडा साहब के लिए बड़ी प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं? ये वजह है इसकी? मंसूर, आप अपने दिल पे हाथ रख के बताएंगे, जो मरूसी पार्टियां हैं जी जी, इनमें किसी को जरूरत है कि पार्टी किसी टिकट होल्डर के खिलाफ इस तरह खड़े होकर उस पर एतराज करे? ये तो एक जमहूरी पार्टी है और इस पे पार्टी जवाब देगी। आप देखिएगा, जब टिकट फाइनल हो जाएंगे और जब वक्त गुजर जाएगा तो सब लोग इमरान खान के निज़ाम के नीचे सारे रुक जाएंगे, खड़े हो जाएंगे और वो अपनी पार्टी को सपोर्ट करेंगे। ये जमहूरी अमल है, इसमें किसी चूंकि हमारे यहाँ बहुत सारे ग्रुप्स हैं और बहुत सारी साहब, मैं तो आपसे सिंपल एक सवाल पूछ रहा हूं कि आप मुझे जरा वो खासियत बता दीजिए जिसकी बिना पे फैसल वाडा साहब को टिकट दिया गया। ये खासियत बताइए जरा मुझे आप वो खासियत बताएं जिस वजह से उनको टिकट ना मिलना चाहिए। वो तो टिकट मिलना तो मैं बताता हूं, मैं आपको सलाह बताता हूं कि क्यों ना मिलना चाहिए। एक सबसे बड़ी बात ये कि फैसल वाडा साहब ऑलरेडी इस वक्त नेशनल असेंबली के मेंबर हैं, उनको जरूरत नहीं पार्लियामेंट में बिला वजह यहां से घुमा के लाने की, उसकी जरूरत नहीं थी। दूसरी बात ये, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि सुन तो लेना, आगे भी तो सुन लो। दूसरी बात ये कि उनके ऊपर दोहरी शरीयत का जो केस है वो उससे 1 साल से जान छुड़ा रहे हैं। 1 साल से उन्होंने अभी तक अपना जवाब तक नहीं जमा करवाया। ये वजह है, बड़े सीरियस एलिगेशन है उनके ऊपर, और आप उन्हीं को सेनेट का टिकट दे देते हैं। ये वजह है जिसकी वजह से एतराज किया जा रहा है। मंसूर साहब, आपका एतराज है और आप एतराज कर सकते हैं, लेकिन ये हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है कि हमने उनको सेनेट में रखना है, असेंबली में रखना है। आज सुन लेना, जवाब सुन लें। आपको पसंद नहीं आ रहा तो आपकी मर्जी है, लेकिन सुन लेना, जवाब सुन लें। मेरे भाई, आज तक वो अहल पार्टी के ओहदेदार हैं और अहल असेंबली के मेंबर हैं। उनको कौमी असेंबली से छुड़ा के सेनेट में लेके जाना, सेनेट से असेंबली में लेके आना, ये पार्टी का अंदरूनी मामला है। आज तक कोई उन पे पाबंदी नहीं है। हाँ, केस में कोई जल्दी या देर, वो चीजें हैं, वो लॉ का एक लीगल प्रोसेस है। आप उसको ये नहीं कह सकते कि कोई नवाज शरीफ साहब की तरह नाअहल हो गए, हम नाअहल बंदे को लेके आ रहे हैं। वो तो उनका जवाब है, अभी अदालत का फैसला आएगा। अगर वो अहल होते हैं तो लड़ेंगे, नाअहल हो तो फारिग हो जाएंगे। हम थोड़ी की बात। अच्छा, चले ये जाते जाते एक जल्दी से, यानी कि वो अगर वहां पे वो केस हार गए तो आप लोग उनको सेनेट से भी फारिग कर देंगे, यही कहते हैं कम से कम। देखिए ना, अगर वो केस खुदा न खास्ता हार जाते हैं और उन पे कोई ऐसी बार लगती है तो हम उनके लिए कोई सड़कों पे नहीं निकलेंगे कि जी आपने फैसल वाडा को क्यों निकाला। हम आइन और कानून को मानने वाले लोग हैं। बाकी जमहूरियत में एक टिकट की जगह 10 लोग होते हैं, 9 लोग कहते हैं इसको वापस करें। वो उनकी शिकायत आपसे या मुझसे नहीं है, उनकी शिकायत पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड से है और पार्लिमानी बोर्ड कंसिडर करेगा। हो सकता है फैसल वाडा साहब को पार्लिमानी बोर्ड के नहीं टिकट। अज़मा बुखारी साहिबा, कानून की जहां पे बात हो रही थी, मैं अभी प्रोग्राम में आने से पहले मैं माजी के चंद वो जाहिर बात है रिसर्च कर रहा था। नवाज शरीफ साहब के बड़े बयानात निकले मेरे पास, और उसमें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को जब नाअहल करार दिया गया था और उन्हें हटाया गया था वजीर आजम की कुर्सी से, बड़ा कुछ मवाद निकला। लेकिन जाहिर बात है, मेरे पे पाबंदी है पैमरा की जानिब से कि मैं नवाज शरीफ साहब की वो चीजें चला नहीं सकता, तो मुझे तो उस हुक्म के तहत ही आगे चलना है। वरना यकीन करें कि मेरे पास कोई 5-10 मिनट का सामान इकट्ठा हुआ था यहाँ पर। तो आप लोगों ने सोचा एक दफा कि मतलब हम लोग यूसुफ रज़ा गिलानी को सपोर्ट करेंगे इस्लामाबाद की सीट के लिए,
शाहिद खान अब्बासी साहब उसको उनको सेकंड भी कर रहे हैं उसके अंदर। आपके कुछ लगा नहीं कि नहीं यार अजीब हो रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है? बहुत शुक्रिया मंसूर। ये है हमारे सिलेक्टेड कप्तान, ये है उनकी पार्टी और उसकी बदनामी हो रही है। अब ये जरा आप सिर्फ ये मुलाजा फरमाएं कि वाडा साहब के बारे में अभी जो कानून और आइन का दर्ज फरमाया है इन्होंने, और वो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मेरे प्यारे भाई को शायद मालूम नहीं, 1.5 साल से उनका केस पेंडिंग है एक इलेक्शन कमीशन में और एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और आज तक उन्होंने जवाब ही जमा नहीं कराया। और पिछली पेशी पर उनको 50,000 रुपए जुर्माना हुआ है। उन पर सिर्फ दोहरी शरीयत का इल्जाम नहीं है, उनके ऊपर अपने मुलाजमों के नाम पर जो है वो प्रॉपर्टी रखने का भी इल्जाम है, उनके ऊपर ऑफशोर कंपनियों का भी इल्जाम है, उनके ऊपर कुछ जाती किस्म के भी इल्जाम हैं। सो ये बात इतनी सादी है नहीं। वो आपका मशहूर कॉल था ना कि तलाशी दो और रसीदां कर दो, तो फिर आप कर दो ना रसीदें, जवाब क्यों नहीं देते? और अब ये नया टैक्टिक निकाला गया है फैसला को जो है वो स्केप देने का इनके मुताबिक, लेकिन ये बैकफायर करेगा, आप देखिएगा। अब जो उनके कागजात नामजदगी हैं वो जब बाहर निकलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उसमें जो है वो क्या क्या किया गया और कैसे किया गया। अब जो सवाल आपका है, देखिए ये पीडीएम का फैसला है कि हमें यूसुफ रजा गिलानी साहब को मुतफिका उम्मीदवार बनाया गया है। यूसुफ रजा गिलानी एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके ऊपर बहुत सारे जो आजाद अरकान इलेक्ट होके आए थे वो भी, और चूंकि एक दफा वो प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उनकी एक जनूबी पंजाब के हवाले से एक उनकी बेस भी मौजूद है। सो वो सबसे सूटेबल कैंडिडेट थे पीडीएम की तरफ से। और हम जब एक इत्तेहाद में है ना, तो यहाँ पर एक पार्टी की राय नहीं होती, इसमें तमाम पार्टियां जो है वो मिलकर चलती हैं। और मैं समझती हूँ खुद जाती तौर पर भी कि यूसुफ रजा गिलानी एक बहुत मौजू उम्मीदवार हैं इस सीट के लिए। और हमें 2012 में क्यों नहीं थे? 2012 में क्या हुआ था? अब मैं जारी बात है कुछ चीजें निकाल के दिखा सकता नहीं, ये तहरीक इंसाफ ने मुझे रोका जी। नहीं, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। 2012 में ही हुआ था कि उनसे सुप्रीम कोर्ट ने एक जवाब मांगा था और उन्होंने वो जवाब अपनी पार्टी जो उनको बेहतर लगा उस वक्त, और अपनी पार्टी के लिए वो उन्होंने स्टैंड लिया। इसमें कोई बुरी बात नहीं होनी चाहिए। मैं अपनी पार्टी के लिए स्टैंड लूं, उसमें भी बुरी बात नहीं होनी चाहिए। सो वो कानून के मुताबिक ठहराया गया, वो अलग बात है कि ये कवानीन जो है पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के वजीर आजमों के लिए और होते हैं, हमारे लिए कुछ और बातें होती हैं। वजीर आजम को बुलाया जा सकता है, सब कुछ हो सकता है, वजीर आजम जवाबदेह होता है, लेकिन इमरान खान साहब के लिए जो है वो यही रिमार्क्स आते हैं कि जी उनको नहीं बुलाया जा सकता। मैं इमरान खान साहब पे तो आता हूं। मेरा सबसे पहले सवाल का जवाब ये तो दें कि जब वो इस्तीफा नहीं दे रहे थे, आपको याद होगा वो स्पीकर नेशनल असेंबली फहमीदा मिर्जा साहिबा उस स्पीकर थी, उनके हवाले से एक डिबेट शुरू हुई थी कि ये पोस्ट ऑफिस नहीं है, स्पीकर ने जो रूलिंग देनी है वो उसके मुताबिक ही चलेंगे। आप लोग बार बार कहते थे यूसुफ रजा गिलानी इस्तीफा दो, वहां से हटो, प्राइम मिनिस्टर की सीट खाली करो। आज आपकी पार्टी उन्हीं को सेनेट में ले जाने के लिए तगोदौ करेगी। मेरा मतलब है क्या तो ये खुला तजाद नहीं? अजीब बात है ना मंसूर, आप अजीब बात कर रहे हो। फिर उन्होंने इस्तीफा दिया ना, इस्तीफा देकर वो जो है वो नाअहल हुए ना, और उनको जो है वो कितने सेकंड्स की सजा मिली ना, तो जो उनकी सजा बनती थी कोर्ट ने दी, उन्होंने भुगत लिया। अब क्या उनको तख्तादार पे लटकाने का आपका प्रोग्राम था, या आपको क्या कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं अजमा साहबा, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक शख्स के खिलाफ आपकी पूरी पार्टी एक जमाने में खड़ी रही, आज सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब की दुश्मनी में ही आपने यूसुफ रजा गिलानी को भी एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ चलो ठीक है कुछ नहीं होता। यूसुफ इमरान खान से कहीं ज्यादा उनका कोई मैच ही नहीं बनता भाई। और मैंने जैसे पहले गुजारिश की कि उनको जो सजा मिली उन्होंने वो सजा काट ली ना, और काटने के बाद जो है वो नाहल भी हुए, वो घर भी चले गए। अब इससे ज्यादा अगर जो जुर्म था उनका उनके ऊपर सजा मिल गई, उन्होंने वो काट लिया, मजीद आपस में क्या चाहते हैं? तो फिर इस तरह तो फिर कल को आपकी जहांगीर खान तरीन से भी दोस्ती हो सकती है, कल को फिर इमरान खान से भी दोस्ती हो सकती है, तो फिर असूल तो कुछ भी ना हुए ना। नहीं, ये क्या बात है, अजीब बात करें। मैं दोबारा गुजारिश करने की कोशिश करती हूँ 2 जुमलों में, अगर मैं समझा पाऊं तो। वो ये है कि हमारा उस वक्त स्टांस था कि यूसुफ रजा गिलानी साहब को, चूंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उनको रिजाइन कर देना चाहिए, और उन्होंने रिजाइन किया। सुप्रीम कोर्ट ने उनको चंद सेकंड्स की सजा दी, उन्होंने सजा भुगत ली। और उसके बाद जाहिर है सजा के बाद ये भी कानून का एक असूल है मंसूर अली खान साहब, कि जो सजा आपको मिलती है, सजा के बाद आप सजा काटने के बाद आप नॉर्मल इंसान हो जाते हैं। फिर अगर उसके खिलाफ ताहयात और वो वाली बात ना है जो मैंने कहा था ना, आपने उसको बड़ी कन्वीनियंटली नजरअंदाज कर दिया कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के वज़ीर आज़म के लिए कानून पर इंसाफ के मेयार और है मेरे भाई, और इमरान खान साहब जो है उनके लिए कानून के मेयार और हैं। यही रोना है, यही लड़ाई है हमारी।
वैसे कि वो लाडला क्यों है। शैला रजा साहिबा, मैं आपके हवाले से भी मतलब जाहिर बात है मैं बात करना चाहूंगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस तरीके से पैनामा केस का जब फैसला आया था तो हमें समझाया जाता था टॉक शोज के अंदर कि कानून की बालादस्ती हुई है, बिल्कुल सही फैसला आया है। आज उसी नून लीग के साथ खड़े होके जो है वो यूसुफ रजा गिलानी साहब इलेक्शन लड़ेंगे। अच्छा। कमाल नहीं है वैसे? अच्छा, मैं पहले तो एक बात बताऊं कि यूसुफ रजा गिलानी साहब के मामले पर वजीर आजम नवाज शरीफ साहब जो है जब वो वजीर आजम ही थे लेकिन मसाइल मुख्तलिफ हो गए थे तो उन्होंने ये रियलाइज किया था कि उन्होंने शैला रजा साहिबा से हम दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त उनकी लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। मैं यूसुफ रजा गिलानी साहब की जो नॉमिनेशन है उसी के ऊपर मैं मजीद बात कर रहा हूँ। जी शैला साहिबा प्लीज बात कीजिएगा। जी, पीटीआई में इस वक्त फवाद चौधरी मौजूद है। हमारी लड़ाई ये थी कि ये फैसला ये गलत है और ये सजा बनती नहीं है। और बाद में नवाज शरीफ साहब ने, उनकी पूरी पार्टी ने कहा कि हमारा ये रवैया गलत था। ये कहा था उन्होंने? बिल्कुल कहा, बिल्कुल नून कहा लीग ने कहा कि हमारा रवैया गलत था? जी बिल्कुल कहा था। मैं रिकन्फर्म कर लूं, अजमा साहबा आप लोगों का रवैया गलत था? बिल्कुल कहा था नवाज शरीफ। मैं जरा पूछ लूं ना एक मिनट, अजमा साहबा आप लोगों का रवैया गलत था? हेलो, मैंने कहा जी अजमा साहबा आपको आवाज आ रही है? आप लोगों का रवैया गलत था? इसका इतराफ किया था। देखिए हमने ये जरूर कहा था कि जो ये वजीर आजमों को कानून और इंसाफ की चक्की के अंदर जो है सिविलियन वजीर आजमों को जो पीसा जाता है उसमें सियासतदानों को उसका हिस्सा नहीं होना चाहिए। ये बात दुरुस्त है। जी शैला साहबा, जी शैला साहबा, मैं बिल्कुल कंफर्म आपको कह रही हूँ कि नवाज शरीफ साहब ने जो जो उनके दौर में उनके सियासी इक़दाम थे जिससे उन्होंने मंसूर आप पीडीएम तोड़वा देंगे। नहीं, मैं बता रही हूँ आप पीडीएम और पीटीआई में फर्क है। तो मैं ये आपसे कह रही हूँ कि ना सिर्फ मंसूर एजाज वाले मामले पर और इन सारे मामलात पे उन्होंने कहा था कि हमारी सियासी गलती है। तो मैं समझती हूँ कि अब आपको ये पूछना चाहिए पीटीआई से कि फहमीदा मिर्जा जो उस वक्त ये कर रही थी आपने कैसे कबूल किया उनको। असल में तो ये बात होनी चाहिए कि ये है पीटीआई, ये है लोटे और लड़ाई हो रही है। तो मैं ये कहना चाह रही थी आपसे कि देखिए बात ये है कि इन्होंने कहा कि देखिए शैला साहब मैं क्लियर कट बात करूंगा। बात पता क्या है, किसी भी जमात को उठा के देख लें, लोग तमाशा देख रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। ये एक जमाने में क्या क्या बातें करते थे, क्या असूलों की बातें करते रहे, सब ने ही असूल उड़ा के रख दिए। मैं जवाब देती हूँ। हम हमेशा उसूल के साथ खड़े रहे और अगर कहीं गलती सियासी हुई है तो हम इंसान हैं, उसकी हमने माफी भी मांगी है। बात जो है वो आप लोगों से अच्छा चले मैं नून लीग पे तो भी आता हूं। आप लोगों से गलती हुई थी जब पैनामा केस का फैसला नवाज शरीफ साहब के खिलाफ आया था? आप लोगों ने भी तो उस वक्त बड़े भंगड़े डाले थे ना, क्या वो भी गलत था या नहीं? एक मिनट, मैं समझती हूँ कि बीबी शहीद भी उन्होंने भी ये कहा था कि हमें इलेक्शन का बाइकॉट नहीं करना चाहिए था। अच्छा, तो आम इंसान है, हमारे मुल्क में सियासत इतनी पनपी नहीं है, सिविल हुकूमतें चलने नहीं दी गई हैं, मैच्योरिटी कहीं ना कहीं लैक कर जाती है, क़यादत से गलती हो जाती है। असल बात यह है कि गलती को गलती ना मान के गलती करते रहना ये बुरी बात है। अच्छा चले मैं नाज़रीन मैं इस पे मजीद बात करता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। प्लीज स्टे विद अस। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात हो रही थी तजादात की, असूलों की सियासत आखिर किधर है। सेनेट के इलेक्शंस के टिकट्स की चाहे बात हो या ये सेनेट के इलेक्शंस खुद हो। शैला साहबा कुछ कहना चाह रही हैं? जी शैला साहबा। देखिए मैंने कहा कि दोनों तरफ से ये बातें की गई क्योंकि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद भी जो है नून लीग से शिकायत रही थी पीपल्स पार्टी को। लेकिन नून लीग अगर समझती है कि जहां उन्होंने गलती की और जहां पीपल्स पार्टी समझती है कि उन्होंने गलती की, वो इस वक्त सिर्फ ये दो ही पार्टी नहीं, बहुत सारी पार्टीज जो हैं वो इस वक्त पीडीएम में हैं। लेकिन असल बात क्योंकि हम सेनेट की बात कर रहे हैं तो सेनेट में मैं ये समझती हूँ कि जो पार्टी एप्लीकेशंस भी ना मांगे, कैंडिडेट से उनकी राय भी ना ले, तो फिर आप खुद ही सोच सकते हैं कि वो कहाँ है। मैं तो इतना समझती हूँ कि मेरी पार्टी ने हमेशा जिन लोगों को टिकट दिए हैं वो उन्होंने करोड़ों रुपए देखे भी नहीं होंगे। अलमास परवीन हो, कृष्णा कोहली हो, सईद गनी हो, करीम ख्वाजा हो, ससी पलेजो हो या खैरुन्निसा मुगल है और सादिक जो है मेमन है, ये सारे वो नाम है जो वर्कर हैं, जो जिसपे बड़ी खुशी हो रही है पार्टी।
और हमेशा ही इसी तरह होता है। ठीक है। सम टाइम आप जरूर ये करते हैं कि कोई टेक्नोक्रेट पे आप कुछ चेंज ले आते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हर सीट पे पार्टी के जेन्युइन लोगों को टिकट दिया गया है। और जब पार्टी के बाहर बात होने लगे ना, पार्टी के प्लेटफॉर्म छोड़ के, तो वो जमहूरियत नहीं होती, डिस्ट्रक्शन होती है भाई। अच्छा, मैं सदाकत साहब, ये बलूचिस्तान के अंदर जो टिकट तब्दील हुआ अब्दुल कादिर साहब का, ये टिकट तो इमरान खान साहब ने दिया था ना, किसी बाहर से आए किसी शख्स ने तो नहीं दिया था, आपके पार्लिमानी बोर्ड ने दिया था ना? ये है कप्तान जी मंसूर, कुछ बातें ये आप किन से असूलों की बातें कर रहे हैं? मैं तो ये आपसे वो हैं जिन्होंने आपसे पूछ रहा हूं, नवाज, मैं आ रहा हूं, उसमें भी आ रहा हूं। ओहो, दो जुमले मुझे, अच्छा दे दो, दे दो। दो जुमले मैं मुझे बोलने में जवाब देता हूं। हमला हुआ आपके ऊपर। जी सदाकत साहब, ये वो हैं जिन्होंने चार्टर डेमोक्रेसी में कहा कि जो नवाज शरीफ साहब ने छांगा मांगा में एमएनएज एमपीएस खरीदे थे, उसको हम खत्म करेंगे और आइंदा ओपन वोटिंग कराएंगे। ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में इनके दोनों बड़े लीडरों ने फैसला किया था, लेकिन जब वो बारी आई 18वीं तरमीम की तो पीपल्स पार्टी मुकर गई। आप सुन लेना, ओहो, अब आपकी बात में मैं नहीं बोला, मेरी बात सुन लेना, आपकी मैंने सुनी है। अब दोबारा से उसके दरमियान में घोड़े बेचते और खरीदते रहे, और आपको पता है कि ये तो नून लीग तो समझती है, नवाज शरीफ सब समझते हैं कि वो, उनका तो नारा है कि क्या हो गया, करप्शन बुरी चीज नहीं होती, नवाज शरीफ अगर खाता है तो लगाता भी तो रहे, तो क्या फर्क पड़ता है। तो ये आज इस इलेक्शन को दोबारा करप्शन का गढ़ बनाने के लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बरखिलाफ आज फिर बेअसूली कर रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो घोड़े जो नवाज शरीफ साहब कभी कभी खरीदा करते थे। अच्छा, अब आ जाएगा उस पे, अब्दुल कादिर साहब के ऊपर आ जाइए। अब आ जाए अब्दुल कादिर साहब को जब टिकट दिया गया तो जाहिर है पार्लिमानी बोर्ड ने फैसला किया अक्सरियत राय से कि उनको टिकट दिया जाए, लेकिन हमारी बलूचिस्तान की पार्टी ने, वो तो इसमें क्या बुरी बात है, अगर जब पार्टी ने एतराज किया तो उसका एतराज को माना गया और उनका टिकट तब्दील किया। अच्छा, ये अच्छा आगे तब्दील हो जाए, क्योंकि ये मैं बता रहा हूं ना, सुन लेना मंसूर, आपको आदत नहीं है ना, आपको आदत ये है कि बड़े मियां साहब का फोन आ जाए, छोटे मियां साहब का मैसेज आ जाए, और मैडम जो उनकी तीसरी बेटी जो लीडर है तीसरी, वो अगर हुक्म फरमा दें तो किसी की जरूरत है। उधर जरदारी साहब, बिलावल साहब एक खानदान के सरबराह चश्मा चिराग हैं, वो तो गद्दिये हैं। अच्छा, ठीक, उन गद्दियों के सुन लेना, उन गद्दियों का फैसला हो जाए तो किसी की जरूरत है बेहुरमती हो जाती है। अच्छा सदाकत साहब, सवाल ये है सर, सवाल ये है, अब्दुल कादिर साहब को जो टिकट है पार्लिमानी बोर्ड ने दिया, जिसकी सरबराही इमरान खान साहब खुद कर रहे हैं, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मुझे ये बताइए कौन है अब्दुल कादिर साहब? छोटा सा जरा उनका इंट्रोडक्शन ही करवा दीजिए। अच्छा, अब्दुल कादिर साहब को वैसे फ्रैंकली मैं नहीं जानता था। आप नहीं जानते थे? मैडम अपनी बात बारी पे बोले ना, मैं आपकी बारी पे नहीं बोला। शहरा साहब ना तंग करें, आपकी मेहरबानी, ना तंग करें। आप इस वक्त ना शरारती मोड के अंदर आएंगे, ना तंग करें, आपकी मेहरबानी। जी सदाकत साहब। नहीं, फिर मैं तंग करूंगा तो उनकी आवाज ही नहीं आएगी। नहीं, अच्छा, अब्दुल कादिर साहब को फ्रैंकली मैं भी नहीं जानता था। मैंने एक लाइव शो में मुझे किसी ने पूछा, मैंने कहा मैं नहीं जानता। लेकिन ये देखे ना, यही तो मैं आपको समझा रहा हूं, अगर कोई किसी खानदान मोरूसी पार्टी में होता तो इमरान खान साहब ने फैसला किया, इमरान खान साहब ने ही फैसला तब्दील किया जब अपने कारकुनों ने एतराज किया। तो ये है जमहूरी पार्टी, जहां कोई गलत फैसला होता है तो अंडू होता है। सदाकत साहब, मेरा मतलब है, इसका मतलब है कि वो 11 रुकनी जो पार्लिमानी बोर्ड था, उसने बलूचिस्तान से किसी से ना राय ली, ना कुछ पता, आप भी नहीं जानते उनको कि वो बंदा कौन है। मतलब ये कैसी पार्टी के लिए खिदमत है कि आप जैसा बंदा जो इतना लॉयल आदमी है, मैं खुद आपके हवाले से मैं ये सर्टिफिकेट दे रहा हूं कि आपने बहुत टाइम लगाया पार्टी के साथ, इसमें कोई शक नहीं है, लोग आपकी तारीफ करते हैं, आपको जानते हैं, लेकिन आप ही नहीं जानते कि अब्दुल कादिर कौन है। तो देखें ना, मेरी बात सुने, अगर पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड से गलती हुई है तो कोई इस बात पे डट तो नहीं किया, सबने अपनी गलती तस्लीम की और टिकट चेंज कर दिया। तो जितनी देर तक इमरान खान साहब ने कुछ नहीं किया, मुल्क का वजीर आजम, सुने ना, मुल्क का वजीर आजम, गवर्नर्स और वजीर आला जिस पार्लिमानी बोर्ड के मेंबर्स हों, वो फैसला करें और वो फैसला बदल जाए तो आप समझे ये जमहूरियत की असल रूह है। वो खानदानी पार्टियों में जमहूरियत नहीं होती, वो तो जो बड़े साहब फैसला कर लें, चाहे कोई लेन देन करें, कुछ करें, उनका फैसले को कोई अंडू नहीं कर सकता। अज़मा साहिबा, आपकी पार्टी ये कर सकती है, ये बड़ी बात है कि वर्करों की बात सुनी गई। ये सदाकत साहब कह रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि वर्करों की बात सुनी गई, ग्रास रूट लेवल से जब एहतजाज आया तो सुनी गई। नून लीग कर सकती है कभी ये? देखिए, वाकई मैं समझती हूँ उन्होंने अपना चेयरमैन को टिकट नहीं दिया। राजा जफर लाख साहब मेरे इलाके के, उनको उन्होंने टिकट नहीं दिया।
हफीज और हमें बात करने देंगे आप भाई? इजाजत है कि अगर आपका लेक्चर खत्म हो गया तो हम ओहो, मैंने एक जुमला बोला है राजा जफर लाख साहब, मैंने कहा मेरे हल्के से उनको आपने टिकट नहीं दिया, आप चेयरमैन है पार्टी के। अब आपने बोल लिया ना, बोल लिया। पहले तो बात यह है कि वाकई दुरुस्त कह रहे हैं हफीज शेख साहब, माशाल्लाह जो है उन्होंने कोड़े तक खाए हैं इस पार्टी के लिए। सानिया निश्चय साहबा जो है वो 5-7 दफा जेल गई हैं तहरीक में इनकी। और ये जो वो मसूद साहब है, कोई टोबैको का जिनका कारोबार है, वो ये कादर साहब जो है, ये इनकी बड़ी कुर्बानी है तहरीक इंसाफ के लिए। क्या बात कर रहे हैं आप? और बार बार जो है ना सदाकत साहब को बहुत गम आ रहा है कि वो भाई वो सब इलेक्शन लड़के आते हैं, अब अगर आपके आगे पीछे कोई नहीं तो इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं। आप अपने रिश्तेदारों को मिलना नहीं, मुंह नहीं लगाते तो उसमें हमारा कसूर है? भाई वो तमाम लोग जो है, वो चचा हो, वो भतीजी हो, जो मर्जी हो, वो पार्टी जो है उनको टिकट देती है तो इलेक्शन लड़के आते हैं। आपके परवेज खटक की जगह पे उसके बेटे का आ जाना, शाह फरमान की जगह पे उसके भाई बेटे का आ जाना, असद कैसर की जगह पे उसके भाई का आ जाना, जहांगीर तरीन की जगह पर उसके बेटे का आ जाना, नहीं नहीं उसको मरूसी सियासत तो कहते नहीं ना। इनके लिए इनके असूल ही और हैं। और ये जो अब बनी गाला के अंदर जो आपने एक खिलौना सेल बनाया हुआ है ना, जहां पर आप अभी आप इनको क्यों भूल जाते हैं? वो 5 लोटे नहीं लिए फिर रहे अपनी बगल में डाल के, ये पंजाब के अंदर इतनी मेहनत करने के बाद उन्होंने 5 लोटे इकट्ठे किए हैं, उनको हर रोज उन्होंने अपनी बगल में बिठाया होता है, और वो बहुत जमहूरियत की ऐन खिदमत है जो ये कर रहे हैं। नहीं वैसे अजमा साहबा इस तरह तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी चंद लोग नाराज हुए हैं, तो इसका मतलब है वो आप लोगों ने बगल में बिठाए हुए? हमने तो नहीं बिठाया। आपने देखा है कभी हमारी मुलाकात करते हुए? हमने कभी आपने देखा है उनसे मुलाकात करते हुए हमने, या हमने उनको कोई आशीर्वाद दी हो? ये तो भी खुद लड़ लड़ के पागल हो रहे हैं। यही तो प्रॉब्लम है, यही तो मैं बताना चाहती हूँ कि प्रॉब्लम ये है कि अपने घर की इमारत जो है वो लरस रही है। अब ये खौफ आ रहा है। अब ये देखिए ना, वाकई ये तो बहुत ही ज्यादती है मुस्लिम लीग नून की, कि डाकू जो है वो इस वक्त पीटीआई का स्पीकर है पंजाब के अंदर। ये वाकई नून लीग की ज्यादती और जुल्म है कि जो ये थे जिनको ये बहुत बड़े बड़े इनको लकब दिया करते थे, जो बहुत टेररिस्ट हुआ करते थे, वो इनके कोलेशन पार्टनर्स हैं। और ये जो जहांगीर तरीन, शाह महमूद कुरैशी, ये सारे माशाल्लाह बहुत ही पाया के जो है वो पीटीआई के वो लोग हैं कि जिनके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। ना किया करो भाई मेरे इस तरह की बातें। अब लोग ना इन बातों के ऊपर हंसने की बजाय ना वो मतलब अपना ही सिर फाड़ लेते हैं कि ये है कप्तान, ये है उसकी भैड़ी सी पार्टी और ये इनकी बर्बादी हो रही है। तो ये इस किस्म की हरकतों इस बात के बाद ब्रेक लेना बनता है, बात के बाद ब्रेक लेना बनता है। अजमा साहबा ने ऐसी बात कर दी। नाज़रीन मैं ब्रेक लूंगा, लेकिन ब्रेक के बाद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो इस्लामाबाद से इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो डिपेंड इस बात के ऊपर कर रहे हैं कि मुझे दूसरी पार्टी यानी कि हुकूमत से, हुकूमती इत्तेहाद से जो है चंद वोट मिलने हैं। लेकिन अगर ओपन बैलेट हो गया तो सब तदबीरें जो बनाई गई हैं, सारे फॉर्मूले जो बनाए गए हैं ऑपोजिशन की जानिब से, वो सब धरे के धरे रह जाएंगे। मजीद बात करते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की नॉमिनेशन इस्लामाबाद के लिए सेनेट के इलेक्शंस में, इसकी हवाले से हम बात कर रहे हैं। शैला रज़ा साहबा, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को इस्लामाबाद से टिकट देने का एक बहुत बड़ा मकसद ये भी था कि अगर वो जीत जाते हैं तो तहरीक अदम एतमाद जो वज़ीर आज़म के खिलाफ आप लोग लाना चाहते हैं उसको भी काफ़ी सपोर्ट मिलेगी, पावर मिलेगी। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया कि ओपन बैलेट के तहत ये सेनेट के इलेक्शंस होंगे, तो आप लोगों का तो सारा जो गेम प्लान है वो तो चौपट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, फिर रहेगा क्या? अच्छा कि मैं समझती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट, जितनी मैंने तमाम माहिर क़वानीन की गुफ्तगू सुनी है कि सुप्रीम कोर्ट एक एडवाइजरी कोर्ट है, वो ऑर्डर नहीं करेगी, लेकिन अगर वो ये कर देती है तो जो बार है वो भी ये कह रही है, उसके लोग भी, कि ये इंतहाई एक कमजोर फैसला होगा और यकीनन इस पे बहुत इन फ्यूचर बहुत मसाइल होंगे। अब जो दूसरी बात है वो ये भी कही जा रही है कि सदारती रेफरेंस के जरिए आइन में तब्दीली नहीं की जा सकती और आइन में तब्दीली का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को नहीं है और पार्लियामेंट को है, लेकिन फिर भी आ गया, कुछ भी हो सकता है। तो बहरहाल तो इसकी जरूरत नहीं है। अगर शकूर शाद, आमिर लियाकत और खुर्रम लकारी ये सब कह रहे हैं कि हम नहीं देंगे, तो ओपन हैंड तो हो गया ना, ओपन ये तो शुरू हो गया सब पहले ही। अच्छा, आप समझ रहे हैं कि ये बेसिकली वो आवाजें हैं। ये वैसे मैं मंसूर इसमें कुछ ऐड करना चाह रही हूँ। जी बोलिए मंसूर, इसमें 2 मुख्तलिफ चीजें हैं। एक तो आपको ये देखना होगा कि इसमें मेजॉरिटी वो लोग हैं जो आजाद जीत के आए थे,
जो पार्टी सिंबल पे जीत के नहीं आए थे, उन्होंने पार्टी जो है वो बाद में हुकूमत को ज्वाइन करने के लिए जो है इलेक्शन कमीशन को लिख के दिया था। सो उनके ऊपर कानूनी बाइंडिंग और तरह से उस तरह से नहीं है जिस तरह एक पार्टी सिंबल से जीत के आने वालों की है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये भी जितने फॉरवर्ड ब्लॉक और ये बनाए जा रहे हैं, ये जो बातें की जा रही हैं, ये आज से तो नहीं है। और ये जनूबी पंजाब महाज वाले जो है, इनको जो बनाया गया था, जो इनको कहा गया था, इन्होंने वादे किए थे और वो किए थे, अब वो अपना एक सेनेटर मांग रहे हैं। अब ये हमारी वजह से हो रहा है। अब इनकी प्रॉब्लम ही, जो मैंने दोबारा गुजारिश करने की कोशिश करी हूं कि इनका प्रॉब्लम ये है कि इनकी परफॉर्मेंस और इनकी इन हरकतों की वजह से लोग अपने अपने हलकों के अंदर जो है वो जाने के लिए वो नहीं जा पा रहे हैं, वो मजबूर हैं। उनके मसाइल, महंगाई की वजह से लोग उनका गिरेबान पकड़ते हैं, पूछते हैं बिजली के बिल 3 दफा क्यों बढ़ा दिए। नहीं तो अज़मा साहबा, अगर कोई वाकई इतना तंग आया हुआ है, अगर वाकई कोई इतना तंग आया हुआ है और वो इमरान खान साहब के खिलाफ वोट डालना चाहता है तो खुल के सामने आए ना, छुप के वोट क्यों डालना है? कहे कि हाँ जी करें ओपन बैलेट, हम सबके सामने वोट डालेंगे। देखिए, ये मेरा मसला ही नहीं है कि वो वोट डालें या ना डालें, हम तो उनसे वोट नहीं मांग रहे। एक मिनट शाला, हम उनसे वोट नहीं मांग रहे। मैं बड़ा कैटेगोरिकली कह रही हूँ, अभी तक किसी बंदे को हमने अपना कंधा नहीं दिया। इनके जितने भी लोग जो है ये वो करने की कोशिश करें जो आजाद जीत के आए हैं, लेकिन अगर वो अलहदा होना चाहे, उनके पास कानूनी राइट है, वो अलहदा हो सकते हैं। जब वो अलहदा हो जाएंगे फिर हम देखेंगे कि उनसे बात करनी है, नहीं करनी है, कैसे करनी है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ना इनकी पार्टी के अंदर, जो गवर्नेंस के हवाले से मसाइल हैं, जो करप्शन के ऊपर आवाजें इनके पार्टी के अंदर से आ रही हैं, वो हो रहा है, वो हमारी वजह से तो नहीं हो रहा है ना, वो इनकी अपनी कारकर्दगी की वजह से हो रहा है। लेकिन फिर भी ये सिंपल नहीं है अज़मा साहिबा, जो हमने वीडियो देखी है उसकी वजह से पता लग जाता है कि कहां कहां पैसा चलता है। पैसा भी तो चलता है कि नहीं चलता, या इस हकीकत को भी ना माने कि पैसे के बलबूते पे भी वोट इधर उधर जाते हैं। नहीं, पैसा बिल्कुल चलता होगा, लेकिन पंजाब में नहीं चलता, केपीके और बलोचिस्तान में ज्यादा चलता है। और अभी भी पंजाब में नहीं चलता, पंजाब में नहीं चलता अज़मा साहिबा, मेरा नहीं ख्याल उस हद तक नहीं चलता। चौधरी सरवर को किस तरह वोट मिला था, आप बताइए। कहते मेरी शक्ल बहुत अच्छी थी, मुझसे लोग इंप्रेस बड़े थे मेरी शक्ल देख के, तो मुझे उन्होंने वोट डाल दिया। ये वैसे लॉजिक मुझे समझ नहीं आई। लेकिन अभी जो मैं सवाल पूछना चाह रही हूँ, अभी के इलेक्शन में 3 आजाद उम्मीदवार केपीके असेंबली से खड़े हुए हैं। मैं पूछना चाहती हूँ क्यों? और दूसरी, इमरान खान साहब हमें धमकियां दे रहे हैं, ऑपोजिशन पछताएगी, इसका क्या मतलब है? अच्छा, मैं आता हूं शैला साहब, आप अपनी बात, मैं शैला साहब की बात सुन लूं, आप बात करें फिर मैं आगे जाता हूं। जी शैला साहब। देखिए, मैंने कहा कि खुर्रम लगारी और उन्होंने कहा कि 4 लोग और हैं, यहाँ से शकूर शाद, आमिर लियाकत। फिर इसके अलावा जो मैं कहना चाह रही हूँ कि जीडीए ने भी, पीर साहब पगारा ने भी अपना कैंडिडेट, या शायद वो खुद उन्होंने अपने आप को नॉमिनेट किया है, उनकी पार्टी का इतना वोट नहीं है। इसका मतलब है कि इमरान साहब को इधर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। सेकंड ये कि जो आजाद खड़े हो रहे हैं उनका प्रोपोजल सेकेंडर कौन है? अच्छा, वैसे शैला साहबा आपका ताल्लुक, आपका सुने मेरी बात, आपका ताल्लुक ना सिंध असेंबली से है। ये पीर पगाड़ा साहब के भाई हैं जो सेनेट का इलेक्शन लड़ रहे हैं। एक दफा अपनी पार्टी से पूछ लीजिएगा कि वो क्यों खड़े हुए हैं। ये मैं आपसे कह रहा हूं, ये आप जरा अपनी पार्टी से पूछ लीजिएगा कि वो क्यों खड़े हुए हैं। लेकिन ये बात तो इमरान से पूछनी चाहिए ना, इमरान खान से, कि जीडीए आपके साथ है। और दूसरी बात मुझे ये पूछनी है कि जो आजाद खड़े हुए हैं उनका प्रोपोजल सेकेंडर कौन है? क्योंकि प्रोपोजल सेकेंडर को सूबाई असेंबली का या नेशनल सूबाई असेंबली का मेंबर होना चाहिए। सदाकत अली बासी साहब, आपने सारे सवाल खुद ही सुन लिए, मैं रिपीट नहीं करूंगा, अब पे जवाब दे दो सर जी। अच्छा, पहले तो आप मंसूर कितना सीरियस इनकी बातों को ले रहे हैं, वो भी इनके साथ है, ये तो वो हैं। अगर इनकी बातों पे जाएं तो हम 30 दिसंबर से पहले हमारी हुकूमत खत्म थी। अगर इनकी अपनी बातों पे जाएं तो इन्होंने इस्तीफे हमारे मुंह पे मारने थे। जरा आप खामोशी रखें ना, इस्तीफे हमारे मुंह पे मारने थे। इनके 2 बंदे तो कहते थे मेरे शेर हैं, ये तो इस्तीफा जाके स्पीकर पे मुंह पे मारेंगे, वो स्पीकर के पांव में पड़ गए। इन्होंने तो सिंध असेंबली तोड़ देनी थी, इलेक्टोरल कॉलेज खत्म कर देना था। किन लोगों की बातें कर रहे हैं ये? ऐसे गिदड़ बबकियां मार रहे हैं ना, ये खुद सीरियस है ना इनको कोई सीरियस लेता है। अगली बात पे आ जाए कि ये अगर इनमें कोई अपनी बातों को रखने का कोई होता तो ये एक आज असेंबली में ना होते, इस्तीफे दिए होते, उसी मुंह से उसी असेंबली को गलत कहा कि आज उसी असेंबली की अक्सरियत की बातें कर रहे हैं। सिर्फ एक बात कहूं, आप इनको खवातीन को कंटिन्यू करना है, आप ही ने कंटिन्यू करना है। मैं सिर्फ एक जुमला बीच में कह दूं,
ये शैला रजा साहिबा ना आज किसी डिफरेंट मूड में है। मैंने इनके साथ बहुत से टॉक शोज किए हैं, ये ये आज बिल्कुल डिफरेंट मूड में कौन है? ये देखे ना, प्रपोजल सेकंडर ये जो चुटकुले फेंक रही है ना बार बार, ये आज किसी डिफरेंट मूड में। खैर आप बात कंप्लीट करें। अच्छा, अब इनके इस बात पे आता हूँ। आपको पता है इनका कॉन्फिडेंस एक ही बात पे होता है। मैं आ रहा हूँ। ओहो, आपने बात कर लिया, बोलने देना। हाँ। इनका जो एतमाद है ना, जो इनके लीडर हैं, आपको पता है वो एक जरदारी सब पे भारी। आपको पता है वो भारी क्या चीज इस्तेमाल होती है। ये क्यों जोर दे रहे हैं खुफिया बैलेटिंग पे? इनका यही तरीका कार है। ये पूरी अपने 30 सालों में यही खरीदो फरोख्त करके, यही गिव एंड टेक करके, यही पैसे चला के पूरा पाकिस्तान ने वीडियोस देखी। इन लोगों ने वोटें खरीद के KPK से सेनेटर बनवाए इस पाकिस्तान की सियासत पे, और सियासतदानों के मुंह पे कालक मली। वो कालक मलने के बावजूद आज ये फिर इस बात पे जिद कर रहे हैं कि ये खुफिया वोटिंग हो ताकि ये काला धंधा अपना कर सकें। लेकिन इमरान खान ने भी तैयार किया है कि सारे चोरों को बेनकाब करना है और सारी चोरियों को रोकना है, चाहे वो करप्शन हो, चाहे वो लंदन सरे महल हो, चाहे वो लंदन के फ्लैट हो, चाहे वो परदेसी वजीर आजम हो सबका, चाहे वो यहाँ के सब पे भारी हो। सबको इंशाअल्लाह इमरान खान ने बेनकाब करना है। आज ये जो बात करें अवाम के सामने बेनकाब है कि ये खुफिया वोटिंग इसलिए चाहते हैं कि ये अपना पैसा चलाएं, जो इन्होंने वो जाली अकाउंट्स में वो मनी लॉन्ड्रिंग करके जो पैसे कमाए उससे खरीदेंगे। कोई भी इंशाल्लाह पार्लियामेंटेरियन इनके इस बात में नहीं आएगा और इनके इस सौदे और गिव एंड टेक में नहीं आएगा। पाकिस्तानी अवाम जो है वो उन्होंने देख लिया है, वो नोटों की गड्डियां देख चुके हैं। तो ये इनको ये रोएंगे इसलिए कि इनके अपने लोग इनको वोट नहीं देंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि शफाफियत हो जाए, पानी पिलाए, शफाफियत नजर आए। मैं ब्रेक लेता हूँ, सुना के पानी पिलाए भाई, पानी पिलाना। ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद मजीद बात करेंगे। हमारे साथ नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले हम सेनेट के इलेक्शंस और जो असूल पसंदी है कुछ उस पर बात कर रहे थे। सदाकत साहब को इस दौरान कुछ खांसी आ गई, मुझे ब्रेक भी लेनी थी ताकि वो पानी पी सकें। मैं उम्मीद करता हूं कि सदाकत साहब की तबीयत बेहतर होगी। सदाकत साहब, एक और मामले के ऊपर जरा जल्दी से आपकी राय लेनी है। नवाज शरीफ साहब का जो पासपोर्ट है वो आज रात को एक्सपायर हो रहा है। आपकी पार्टी 4-5 माह से ये कह रही थी कि नवाज शरीफ साहब को हमने वापस लेकर आना है। सर, पासपोर्ट एक्सपायर हो गया, नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आ सके, की करना है सर सदाकत साहब? बना पहली बात यह कि नवाज शरीफ साहब मफरूर हैं, कॉन्विक्ट हैं और वादा करके भागे हैं। तो उनका तो जब तक वो इश्तिहारी हैं उनका पासपोर्ट तो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये सवाल हम तो चलो हो सकता है उनको लाने में कोई हमें मुश्किलात हों, उनके अपने अखलाकी मयार क्या हैं, उनकी पॉलिटिकल पार्टी क्या कहती है उनके बारे में कि वो जो यहाँ से दवाई लेने गए थे वहाँ पे सेहतमंद है, अल्लाह ताला ने उनको नई जिंदगी दिया, बड़े खुश व खुर्रम, बड़े हैप्पी लग रहे हैं। तो वो वापस कब आएंगे, इनसे पूछें। मैं तो समझता हूँ कि हमें जितनी कोई हमारे पास कानूनी इख्तियार हो हम उनको घसीट के लाएं और जेल में बंद करें, ताकि जो यहाँ गरीब लोग जेलों में कोई बकरी चोरी को, मोटरसाइकिल चोरी को, 50,000 की चोरी में बंद है, ये अरबों खरबों लूट के यहाँ से ले जाने वालों को हम मुल्क से बाहर भेज देते हैं। इसमें मेरी भी मतलब गवर्नमेंट की भी ज़ाहिर कमज़ोरी है, इस निज़ाम की भी कमज़ोरी है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये बड़ा जुल्म है कि इस तरह के बड़े बड़े डाकू जो है वो मज़े करें और छोटे चोर जेलों में हो। तो क्या कोई तरीकाकार जो भी हो सकता है, मैं तो समझता हूँ कि हम इस मामले में फेल हुए हैं कि हम उनका एहतसाब नहीं कर सके। लेकिन किसी न किसी तरह पाकिस्तान इंशाल्लाह वो आएंगे और उनको लाया जाएगा, और हमारी कोशिश होगी कि हमारे दौर में ही वो वापस जेल में जाएं, ताकि जो हमने इंसाफ के 2 निज़ाम की बात की थी कि 2 नहीं होंगे, 1 निज़ाम होगा, उसको हम करके दिखा सके। लेकिन ज़ाहिर आपके सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं है कि इतना बड़ा कौम का मुजरिम कैसे जेल से भाग के चला गया। आपके पास चलें, पहला मेरा सवाल है जिसका कोई जवाब नहीं है। अच्छी बात है, वो बिल्कुल आपने मुझे इमरान खान साहब वाली वो बात याद दिला दी। मंसूर, अगला सवाल करें, छोड़ें, हर बात का कोई जवाब नहीं होता। आगे चलते हैं। अज़मा साहिबा, ये बताइए कि नवाज शरीफ साहब का पासपोर्ट भी आज रात एक्सपायर हो जाएगा। अब खबरें ये आ रही हैं कि मरियम नवाज साहिबा भी कोई सर्जरी करवाने के लिए जो है अपना नाम ECL से निकलवाना चाह रही हैं। ये हो क्या रहा है? बाहर जाने का इरादा है मरियम नवाज साहिबा का? देखिए, पहले तो मैं 1-2 बातें जरूर कर दूं कि पहले तो सदाकत बासी साहब थोड़े झूठ बोलिया करो, इतना झूठ बोल दे कि
थोड़ा गला भी जो है उसकी इजाजत नहीं नहीं, देना, इस तो तरह थोड़ा नहीं, कट झूठ बोलना के लिए पहली बात। दूसरी बात ये कि ये कालक की बात कर रहे थे, जो देग मली ना आपने चेयरमैन सेनेट के अदम एतमाद में कालक की, और गवर्नर सरवर के इलेक्शन में ये जो आपने पूरी देग कालक की मली थी ना, ये जरा उसको जरूर याद रख लिया करें दूसरों पे जो है बात करते हुए। और तीसरी बात ये है कि इल्जाम है, हमने तो नवाज सबूत शरीफ दिए। नवाज शरीफ साहब जो है वो आपके पास है ना सबूत, कट ले आओ ना, सबूत तो होंगे आपके पास जिनको कैसे कैसे तरीका था, प्रेशराइज किया था। हमने तो एक मिनट, दिखाए हैं, मुझे बात हमारे पूरी साथ जो चोरी हुई है हमने दिखा और दिया ये वीडियो। नवाज शरीफ साहब जो है वो इस वक्त आपकी दवाई का इंतजाम कर रहे हैं, और इस वक्त आपकी दवाई की ज्यादा जरूरत है उनसे ज्यादा, और आपकी दवाई जो है पूरी तरह आपको डोज मुकम्मल दे के इंशाल्लाह ताला वो वापस आएंगे। और वो उस केस में जो है वो बाहर हैं, जिस केस का वो बेचारा जज जो है वो बता के इस वक्त कब्र में जा चुका है, अरशद मलिक। और अभी कुछ दिन पहले जो उनकी सेक्रेटरी है इंटीरियर की, उनकी तरफ से इनको जवाब मौसूल हुआ है, चिट्टा जवाब दिया उन्होंने कहा पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस में हम इस किस्म की हरकतें नहीं कर सकते, जो भी ये कुछ ये कर सकते थे उन्होंने करने की कोशिश कर ली। नवाज शरीफ साहब बिल्कुल आएंगे अपने मुल्क में और आपकी पूरी दवाई का इंतजाम करके आएंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है मरीम नवाज साहिबा कहीं नहीं जा रही। आज उन्होंने मीडिया से बात करते हुए मंसूर बड़ा कैटेगोरिकली कहा उनकी एक सर्जरी का एक है प्रॉब्लम है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा कि ना मैं कोई दरखास्त करूंगी, ना मैं ईसीएल से नाम हटवाना चाहती हूँ, और ना मुझे मुल्क से बाहर जाना है, मुझे यही रहना है इस मुल्क के अंदर। अब अगर इनमें से किसी ने जाना ना, जो इम्पोर्टेड आए हैं ना ब्रीफ केस लेके, वो अपने ब्रीफ केस लेके जो है वो जाने की तैयारी करेंगे, लेकिन याद रखिएगा जाने इनको अब नहीं देना, इनसे हर तरह की चोरी का हिसाब हमने लेना है। और ये जो सादक और अमीन है, ये अजीब बात है, जो पीटीआई के एमपीए जो है वो पैसे ले लें, वो बहुत जहन्नुमी है। और ये जो है ये गवर्नर सरवर की और चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में गंद सादक और अमीन है। ये ड्रामेबाजी अब कहीं और जाके कीजिएगा। आपने जितनी आप ट्रांसपेरेंसी के दाई है ना, चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन मंसूर साहब क्यों ओपन बैलेट नहीं हो सकता? फिर इन्होंने अगर आईनी तरमीम लानी थी ना, इमरान खान साहब के फैमिली चार्ट में तो चेंज नहीं होना था कि वो खुद ही बैठ के आप ले आए, हम मान लेंगे, इसको ऑन बोर्ड लेना पड़ता है। वो आप अमेंडमेंट ले आए, हम मान लेंगे ना, और हम लेके आए, आपने मुखालफत की, हम आपकी मुखालफत नहीं करेंगे, आप शफाफी की कोशिश तो करें। ये सदाकत साहब, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया ना, ये पार्लियामेंट जो है ये आपकी खाला का घर नहीं है जो आपके कहने पर चलेगी, और ये आइन जो है ये इमरान खान का फैमिली चार्ट नहीं है जिसके ऊपर वो अपनी मर्जी से जो है वो चेंज करते फिरेंगे। इसके ऊपर जो है एक तरीकाकार है, उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। अच्छा शैला साहबा, एक और जो वाला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एतराज आ रहा है कि केपी से फरतुल्लाह बाबर साहब जो हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन वहां पे तो आपके मेंबर ही पूरे नहीं हैं। ये मामला है क्या? इसके पीछे क्या फॉर्मूला है? वहां से सेनेट के लिए आप लोगों ने उम्मीदवार क्यों खड़ा किया है? अच्छा देखें जी, जमहूरियत का एक असूल है कि आप हर सीट पे अपना उम्मीदवार खड़ा करते, हमने खड़ा कर दिया, और बाकी जिसकी मर्जी है वो वोट दे, जिसकी मर्जी है नहीं दे। और दूसरी बात मुझे ये कहनी है कि मैं सदाकत अब्बासी की इस बात से इत्तफाक करती हूँ कि डाकू आजाद हैं, बिल्कुल आपके साथ है, और खुर्शीद शाह जिनका एक फ्रंटमैन भी गुजर चुका हर चीज से। मैंने कहा आजाद है, कुछ मुल्क से भाग गए, मैंने ये भी कहा है कि डाकू आजाद भी हैं, कुछ मुल्क से भाग भी गए। मैं आप ही की बात की तायद कर रही हूँ। कभी परवेज मुशर्रफ के पासपोर्ट पे आपकी आवाज बुलंद नहीं हुई, अदालतें उन्हें भी ढूंढ रही थी, और कोई सजा नहीं हुई परवेज मुशर्रफ को, नहीं मतलब आप सजा नहीं हुई, नवाज शरीफ को सजा हुई है, आप मौत हुई है मुशर्रफ कॉन्वेंट। ठीक है, दूसरी बात जो मैं ये कहना चाहती हूँ, वो हमसे वादा करके नहीं गई, हमसे वादा करके गए, वो बड़ों से वादा करके गया है भाई जान, जो हमारे से ऊपर वादा जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी नहीं, मोडालिटी कोर्ट ने तय की थी, और कोर्ट ने कोई ऐसा वो नहीं किया है कि उनका खत्म किया जाए। दूसरी एक बात मैं कहना चाहती हूँ आपसे, इसको बहुत अच्छी तरह याद कर लें, 18वीं तरमीम बहुत ज्यादा वक्त लेकर हुई थी, जो आपको आज तक समझ में नहीं आती। आप कहते हैं मीनिंगफुल कंसल्टेशन नहीं हुई, तो ये जो आपकी आदत है ना कि अपनी बात निकाल लेना, हाँ हम आज भी चाहते हैं कि हर चीज में ट्रांसपेरेंसी हो, लेकिन तरीक़ा कार अपनाना होगा। जुम्बिश कलम ये बादशाहत नहीं है। बहुत शुक्रिया सदाकत अली साहब, उज़मा बुखारी साहिबा और शैला रजा साहिबा। नाज़रीन, प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे एक्सप्रेस हेडलाइंस। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज।